नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी चंबा। जहां पे आपको इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दिया गया है जेबीटी कमीशन के लिए। साथ में आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन कंप्लीट करा दिया गया था। साथ में कई सारे बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे थे कि उनको पॉलिटिकल साइंस भी पूरी तरीके से, जैसे ही आपको वहां पे ज्योग्राफी कंप्लीट कराया गया, साथ में आपका इकोनॉमिक कंप्लीट कराया गया, वैसे ही आपको पॉलिटिकल साइंस की भी जरूरत है। तो हमने आज आपके लिए यहाँ पे आपकी इस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए आपके लिए पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट लेके आ गया है। और यहाँ पे आपको सारे जो आपका सिलेबस है पूरी तरीके से कंप्लीट कराए जाएंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस होंगे, जैसे आपको वहां पे सारी चीजें कराई गई, यहाँ पे भी आपको पॉलिटिकल साइंस भी मिलने वाली है। तो ध्यान से इन सारी चीजों को देखिएगा। कहीं पे कोई डाउट आता है आप उसको जरूर बताइएगा। हम पहले क्या करेंगे, जैसे हमने थ्योरीज पढ़ी हैं तो हम क्या करेंगे, थ्योरीज को पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी पढ़ेंगे और सारी चीजों को ध्यान से देखेंगे। तो आप इस चीज को याद रखिए, एक एक करके हम इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो यानी आपके पॉलिटिकल साइंस वाली जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही थी, आज से वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाने खत्म हो जाने वाली है। क्योंकि हम इसी तरीके से आपको सीरीज वाइज जहाँ पे क्वेश्चन आपको कराएंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट क्लास मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, तो आप उसको देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि भारत में जो आपका कह सकता हूँ संविधान सभा है, ये सारी चीजें किस तरीके से डेवलप हुई। वहां से कई सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में बनते हैं, आपके भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उस बात को याद रखिएगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस दिखा दे रहा, ताकि हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं सिलेबस को ऐड कर दे रहा, इसमें सिलेबस ऐड नहीं हो पाया है। जस्ट एक मिनट रुकिएगा, मैं सिलेबस को ऐड करके आपको दिखा रहा कि आपके सिलेबस में क्या है। तो सिलेबस हम देख लेते हैं एक बार फिर से, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। जस्ट एक मिनट, मैं आपको सिलेबस दिखा दे रहा। सिलेबस ऐड नहीं हुआ, मैं अभी आपको दिखा दे रहा कि सिलेबस आपका क्या है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूंगा कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये तो हिस्ट्री वाला पार्ट है। हमें क्या देखना है, हमें पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट देखना है। तो आपको यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, ये नीचे आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये क्या है, आपका पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा और इसको कर दे रहा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये क्या है, आपका पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट है, जहाँ पे ये पहला पार्ट हो गया। इसके अलावा जो एक और आपका दिया गया है यहाँ पे अगले पेज पे, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले हमें सिलेबस का पता होना चाहिए कि कहाँ से हमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से आपके कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब तक इसके बारे में आपको पता नहीं रहेगा, आप इसको नहीं कर सकते। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो 2 पेज में ये आपका कह सकते हैं यहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है। मैं आपको ये भी बता दे रहा, कौन सा पार्ट आप ज्यादा पढ़ोगे तो आपके एग्जाम में पूरे आपके मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि दी तो बहुत सारी चीजें गई हैं, बट सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां पे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा। जैसे ये पहले आपका जो पार्ट है, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र क्या है, फीचर ऑफ, यहाँ पे डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, फीचर एंड ब्रॉडर मीनिंग, यानी कि इसके बारे में समझना है। तो एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ना, आप याद रखिएगा, ये सब थ्योरीज वाला पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम बनेंगे, या कोई भी एग्जाम होता है स्टेट एग्जाम, तो याद रखिएगा यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो काफी कम मात्रा में बनेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको पढ़ेंगे नहीं, हम इसको जरूर पढ़ेंगे, बट हमारा ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जहां से हमारे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, हमको उसको पहले टैकल करना है। इसके बाद जो बची हुई चीजें हैं जहां से क्वेश्चन कम बनते हैं, हम उसको यहाँ पे देखेंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये पॉलिटिकल साइंस में ये वाला पार्ट कम है, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ये चीजें आपको पहले ही मैंने बता दी है। यहाँ पे ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। कौन से पार्ट से सर, तो आपको दिखेगा ये वाला जो पोर्शन है, केवल आपको ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन से भी आपको कम बनेगा, क्योंकि ये आपका वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस है, या कह सकता हूँ वर्ल्ड पॉलिटी से है। तो आप इसको देख लीजिएगा, जियो पॉलिटी एक प्रकार से कह सकते हो। तो इन सारी चीजों हमें ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं सर, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बनेगा, संविधान सभा से बनेगा, प्रियम्बल से बनेगा, आपका फंडामेंटल राइट से बनेगा, ड्यूटीज से बनेगा, डीपीएसपी से बनेगा, इसके अलावा पार्लियामेंट से बनेगा यानी संसद से, और उसमें संसद में आपका लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जुडिशरी एट नेशनल लेवल, इसके अलावा स्टेट एंड लोकल लेवल, साथ में प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट एंड पावर, वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा कुछ और चीजें होती है जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव,
चीफ मिनिस्टर से कुछ और चीफ, अब याद रखिएगा यहाँ से एक और चीज आपको दिखेगा सिटीजनशिप, यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ अमेंडमेंट को मैं आपको बता दूंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे 42 जो अमेंडमेंट है उसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, कोई भी बच्चा ये परेशान नहीं होगा कि आप डायरेक्ट यहाँ से पढ़ा रहे हो टॉपिक में, यहाँ से पढ़ा रहे हो। मैं वही चीजें आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है। तो अगर आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ रही तो आप इसको देखिएगा। हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे टॉपिक को कंप्लीट आपको कराएंगे और सारी चीजें आपको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। बाकी जो चीजें और भी एक्स्ट्रा बचेंगी मैं आपको जरूर कराऊंगा। पहले हमारा यही प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम इन सारी चीजों को कंप्लीट खत्म कर ले। तो इस बात को आपको याद रखना है। आपको पता है कि इससे पहले मैंने आपको ये जो आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाला पार्ट है, यानी कि संविधान सभा वाला पार्ट है, इसको मैंने आपको कंप्लीट खत्म करा दिया है। इसके पहले मैंने आपको वीडियो इसकी प्रोवाइड कर रखी है, तो आप उसको देखिएगा। इसके बाद आज हम यहाँ पे आप दोबारा से क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा पार्ट। आप देखोगे यहाँ पे कि हम देखेंगे प्रियम्बल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो प्रस्तावना है इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। और याद रखिएगा, अगर मैं आपको प्रियम्बल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाऊंगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन प्रियम्बल से नहीं पूछा जाता है। जितने भी आपके स्टेट एग्जाम होंगे, अगर मैं कोई बच्चा इसको पूरी तरीके से इस क्लास को देखेगा प्रियम्बल से रिलेटेड, तो याद रखिएगा आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन प्रियम्बल से बाहर नहीं जाएगा। इसकी गारंटी मैं यहाँ पे खुद लेता हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इससे बाहर आएगा तो फिर बताइएगा कि ये आपने क्या पढ़ा है। तो प्रियम्बल को ध्यान दीजिएगा, जैसे बताऊंगा जितना बताऊंगा आप उसको पूरी तरीके से पढ़िएगा। अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे। आपने संविधान सभा वाला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चंस को मैंने बताया कि क्वेश्चन आपसे किस प्रकार के पूछे जाएंगे। तो क्या दिख रहा है आपको, प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। याद रखिएगा प्रस्तावना या प्रियम्बल का मतलब क्या हुआ। तो आपको पता है मैंने बता रखा था कि जब संविधान सभा की हमारी स्थापना हुई थी तो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को, कब सर 13 दिसंबर 1946 को हुआ क्या था, 13 दिसंबर 1946 को एक कह सकता हूं जब तीसरी मीटिंग हुई। एक तरीके से तो ये पांचवी मीटिंग थी बट अभी फिलहाल में तीसरी समझो। इसमें क्या हुआ, पीटी नेहरू ने यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एक आपका उद्देशिका पेश किया। क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपका पेश किया, जिसको हमने यहाँ पे उद्देशिका का नाम दिया था। किसका नाम दिया था सर, उद्देशिका का नाम दिया था, ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन का नाम हमने दिया था। और यहीं पे क्या होता है, याद रखिएगा, यही उद्देशिका आगे जाकर के आपकी क्या बन गई, यही उद्देशिका जाके आपकी आगे प्रस्तावना बन गई। आपने देखा होगा जब भी आप बुक पढ़ते हो, हम भारत के लोग, भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र, ऐसे आपने पढ़ा होगा ना, तो वही क्या होता है आपका प्रस्तावना वाला पार्ट है। तो क्या बोला, संविधान सभा की प्रस्तावना एक प्रकार से इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इंट्रोडक्टरी का मतलब भारत का, अगर आप संविधान, जैसे आप उठाओ इंडेक्स पढ़ने जाओ किसी बुक का, जैसे कोई बुक है उसमें आप इंडेक्स पढ़ते हो, देखते हो आप इसमें क्या क्या है, वैसे जब हमारा संविधान खुलेगा अगर आप उसकी बुक को देखोगे तो वहां पे पहले पेज पे या फिर स्टार्टिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रस्तावना देखने को मिलेगा, प्रियम्बल देखने को मिलेगा, जिसे याद रखिएगा संविधान की आत्मा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है किस निम्न में से किसे संविधान की आत्मा कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर डीपीएसपी, जिसमें से किसको कहते हैं। तो याद रखिएगा उसका जो आंसर हो जाएगा प्रियम्बल हो जाएगा या फिर आपका प्रस्तावना हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान दीजिए। जहां जहां पॉइंट बता रहा ये चीजें आपको ध्यान देनी है। यानी कि भारत संविधान की आत्मा सर कौन हो जाएगा, प्रस्तावना। यही चीज आपको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया, मैंने क्या बताया, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है संविधान का और इसी को हम क्या कहते हैं, स्पिरिट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे कई सारे आपके ऑब्जेक्ट दिए, मतलब उद्देश्य दिए गए हैं कि हमारे देश के अंदर किस प्रकार के एम होंगे, कैसी हमारी व्यवस्था होगी, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। एक और चीज, यही चीजें आपको मैंने नोट में करके, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा और जब मैंने 40 क्वेश्चंस की सीरीज कराई थी तो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा था, इस बात को याद रखिएगा। प्रस्तावना
ये कब आपका मैंने बताया ना कि ये उद्देश्य प्रस्ताव के थ्रू मिला। कब सर? उद्देश्य प्रस्ताव के थ्रू मिला। तो ये आपको ध्यान देना है। कब प्रस्तुत किया गया था? 1946 में 13 दिसंबर। इसके अलावा कौन किया था सर? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बेसिस ऑफ प्रियम्बल यहाँ पे प्रेजेंटेड ऑन कौन किया था सर? 13 दिसंबर 1946 प्रेजेंटेड बाय, यानी कि कौन किया था सर? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला आपसे क्या है, ये हमारा कह सकता हूं कि एक प्रकार से कह सकता हूं जो आपके संविधान में लिखा होता है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए क्या करेंगे, उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये आपने पढ़ा होगा, यही हमारा प्रियम्बल है। इसमें कई सारी चीजें मेंशन की गई, जैसे यहाँ पे भारत के जो शक्ति है, भारत में जो शक्ति है ना, वो किसके अंदर डेवलप है, यानी वो किसके अंदर निहित है? तो आप देखोगे भारत के लोगों के बारे में, यानी कि भारत के जो लोग हैं ना, उसी के अंदर पूरी शक्ति आपकी निहित है। ये कौन बताता है? ये हमारी प्रस्तावना बताती है। भारत के संविधान का या भारत का नेचर कैसा है? याद रखिएगा, भारत एक यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, यानी कि कह सकता हूं कि संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है कि हम अगर कोई डिसीजन लेंगे तो वो हम ही लेंगे, कोई दूसरा देश इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये चीजें हमारे इसमें लिखा गया। समाजवादी का मतलब, हमारे यहाँ पे समाजवादी पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है हमारे यहाँ पे कोई विशेष धर्म को अपनाया नहीं गया है, सारे धर्म एक बराबर है। इसके अलावा लोकतंत्र का मतलब भी आप जानते हो, जनता खुद से सरकार चुनेगी। यानी ये क्या करता है, संविधान हमें बताता है कि हमारा जो देश होगा, वो देश का जो नेचर है वो किस प्रकार की होगी, वहां पे शक्तियां किस तरीके से होंगी। अभी मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। कब इसको अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये बातें आप लोग जानते होंगे। यही चीजें इंग्लिश में आपको आगे लिखी हुई मिल जाएंगी, इसको देख लीजिएगा। कई सारे वर्ड है, जैसे सोवर्निटी हुई, सोशलिस्ट सेकुलरिज्म हुआ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया। ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। ये बस मैं केवल आपको दिखाने के लिए लेके आया था। एक चीज पूछा जाता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस लाइन से होती है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग, यहीं से शुरुआत होता है, इसको याद रखिएगा। आगे क्या है, यहाँ पे इस संविधान के प्रस्तावना में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड दिए गए हैं। उस इंपॉर्टेंट वर्ड को हमें समझना काफी जरूरी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो याद रखिएगा, जो पहला आपने वर्ड पढ़ा, संप्रभुत्व, भारत एक संप्रभुत्व देश है। इसका मतलब क्या हुआ? भारत एक सोवरेन देश है, सोवरियन देश है। इसका मतलब क्या हुआ? तो आपको याद रखना है, यहाँ पे संप्रभुत्व का मतलब होता है सर कोई देश जो क्या करे, अपने आंतरिक मामलों में या किसी भी मामले में अगर वो क्या करना चाहे, कोई डिसीजन लेना चाहे और वो खुद से ले रहा, उस कोई बाहरी देश आके उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहा या दूसरे से मतलब नहीं है, तो याद रखिएगा ऐसे देश को संप्रभुत्व देश के नाम से जानते हैं। भारत किसी अन्य देश के अधीन नहीं है, वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा है सोशलिस्ट, मतलब समाजवादी, यानी कि हमारे देश में कई अलग अलग प्रकार की जाति हैं, कई अलग अलग प्रकार के धर्म हैं। इन सब के बावजूद याद रखिएगा, जो हमारा देश है वो समानता की भावना को बताता है। हमारी प्रस्तावना बताती है कि हम सारे एक हैं, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, इसको याद रखिएगा, कुछ ऐसे यहाँ पे वर्ड्स थे जो आपके स्टार्टिंग में जब संविधान हमारा अंगीकृत किया गया था, एडॉप्टेड किया गया था 26 नवंबर को, उसमें एडेड नहीं थे, मतलब ऐड नहीं थे, बाद में उनको जोड़ा गया। तो आपको ध्यान देना है, ये जो सोशलिस्ट है ना, समाजवादी वाला पार्ट, ये कब जोड़ा गया था? 1946 के अंदर जोड़ा गया था, सॉरी 1976 के अंतर्गत। और कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? 42वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला तो नहीं पूछेगा, लेकिन यहां से आपसे जरूर पूछा जाएगा कि समाजवादी शब्द को भारत के प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? आंसर हो जाएगा 1946 में, 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। और 42वें संविधान संशोधन को हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे अमेंडमेंट आपके हुए थे। इंपॉर्टेंट है। कुछ और वर्ड है, आपने देखा संप्रभुत्व, और आपका दूसरा कौन सा? दूसरा आपने देखा समाजवादी। तीसरा होता है सेकुलरिज्म, यानी कि पंथ निरपेक्ष। अब ये होता क्या है कि भारत में कोई भी विशेष धर्म नहीं है, सारे धर्म एक बराबर है। इसको जोड़ा गया, कब जोड़ा गया सर? वही 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसके अलावा जो चौथा है लोकतांत्रिक, और लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, जहां पे सरकार को कौन चुने सर? जनता चुने, ऐसे देश को कहेंगे लोकतांत्रिक सरकार या लोकतांत्रिक देश। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से वर्ड जोड़े गए?
इसके पहले आपने देखा सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, इसके अलावा आपने यहाँ पे दो देख लिए। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, अब वो कौन होता है, तो आपको याद रखना है राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है, यानी प्रधानमंत्री एक तरीके से, तो ध्यान देना है। और वंशानुगत का मतलब क्या हुआ, वंशानुगत का मतलब ये होता है कि जो जैसे प्रधानमंत्री एक बन गए, उनके आने वाले वंशज नहीं बनेगी। हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ पे वंशज वाला काम नहीं होता है, ये बातें आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे, और कितने वर्ड है सर, यहाँ पे कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पे दिख रहा कि ये हमारे संविधान में पूछा नहीं जाएगा, बट आप इसको याद रख लीजिएगा। भारत के संविधान में कुछ आदर्श वाक्य हैं, कौन कौन से, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, जिसको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, इसको नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, क्या बोल रहा कि प्रस्तावना के अंदर आपका अमेंडमेंट हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना के अंदर संशोधन कर दिया जाएगा या कर दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा हाँ, इसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया जाएगा या किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा अगर संविधान में जब 1976 के अंतर्गत जब एक बार सारे वर्ड्स जोड़े गए तो वो क्या किया गया, वो एक प्रकार से सुधार ही किया गया, संशोधन ही किया गया, तो वो क्या हो गया, अमेंडमेंट हो गया। एक ही बार आज तक हुआ है, कब, 1976 में, और ये आपके दो वर्ड संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है उसमें आपकी जुड़ी थी, प्रियम्बल में ये दोनों वर्ड आपके जुड़े थे, तो इंपॉर्टेंट है। बोल रहा कि हाँ, लेकिन इसमें क्या है ना, जैसे आप चाहोगे कि अगर मैं हटा दूं ये कि मैं पंथ निरपेक्ष, ये हमारा देश नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट आ गई, वो कह रही कि हमारे यहाँ पे केवल हिंदू सरकार रहेगी, हम इसमें से पंथ निरपेक्ष को हटा करके हिंदुत्व लिखना चाहते हैं प्रियम्बल में, तो याद रखिएगा वो इसको नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया है कि आप यहाँ पे पंथ निरपेक्ष का उपयोग करोगे। हमारे यहाँ पे पूरे जो देश है, देश के अंदर जो सारे धर्म है वो सब बराबर है, आप अपनी सरकार का यूज करके वहां पे हिंदुत्व या फिर आप मुस्लिम या फिर कुछ भी नहीं लिख सकते हो, ये आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पे अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे कि क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस बात को याद रखें। प्रियम्बल में ज्यादा चीजें पढ़नी नहीं है, एक और चीज, कुछ और मैं आपको प्रियम्बल से रिलेटेड बता दे रहा, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको पीछे भी बता रखा है, इसके पहले भी, कि पहली क्लास में मैंने बताया कि जो प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल हमारा जो संविधान है, संविधान में अलग अलग जगह से चीजों को उठाई गई हैं, फिर भारत के संविधान में ऐड किया गया है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि भारत के अंदर जो हमारी प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है, यानी कि प्रस्तावना का जो स्रोत है, प्रियम्बल का जो पार्ट है, ये हमने किस देश से लिया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले भी बता चुका हूं, तो याद रखिएगा। इसमें जो यूएसए से, हमने इस यूएसए के संविधान से प्रस्तावना वाले पार्ट को उठाया है, उठाया है का मतलब हमने वहां पे उसके सैंपल को एज अ यूज किया है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। प्रस्तावना सर यूएसए से। एक और चीज, जो आपका 42वां संविधान संशोधन है ना 1976 में जो हुआ था, इसको क्या बोलते हैं, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आपका पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज आपको याद रखनी है क्या, कि होता क्या है कि हमारा जो संविधान है, संविधान के अंदर आपके जो वर्ड जुड़े गए हैं, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये बातें याद रखनी है। हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे, और फिर हमें क्लियर हो जाएगा क्या। अब याद रखिएगा, प्रियम्बल बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट और नहीं है, आपको केवल बेसिक सा जानना है। अब बेसिक में भी जब आप और भी इससे एक्स्ट्रा भी जानोगे ना, तो इतनी ही सारी चीजें मिलेंगी। बस आपको वहां पे थोड़ा सा संप्रभुत्व के बारे में और बताया जाएगा, दूसरे से कंपैरिजन किया जाएगा दूसरे देशों में, तो इतना डीप नहीं जाना है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। जस्ट एक मिनट, मैं अभी आपको एमसीक्यू इसके स्टार्ट कर रहा। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, पहला क्वेश्चन पूछ रहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या कहलाती है, या फिर व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड, यानी क्या कहलाती है, आपको इसका आंसर देना है। अब आपको यहाँ पे इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। क्या मैंने क्या बताया आपको, कि जो हमारी प्रस्तावना है ना, ये एक प्रकार से हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन देती है, एज अ परिचय देती है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है, या इसको हम कह सकते हैं ये इंट्रोडक्शन यानी भूमिका है।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या ये डीपीएसपी है? गलत है। क्या ये कह सकता हूं कि संविधान की परिशिष्ट है? गलत है। संविधान की आत्मा कहलाती है या फिर संविधान की यहाँ पे भूमिका कहलाती है? संविधान की प्रस्तावना क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है ये हमारे संविधान की आत्मा कहलाती है। और यहाँ पे अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाता तो ये इसका आंसर वो भी हो सकता है। ज्यादातर इसमें दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, बट ज्यादातर जो सबसे ज्यादा होगा सही उसको संविधान की आत्मा कहते हैं, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका ज्यादा करेक्ट आंसर है, तो आपको बी वाला ध्यान देना है। याद रखिए इसमें डाउट मत कीजिएगा कि कौन सा इसमें सही है। आंसर ज्यादातर इसमें जो है वो आपका संविधान की आत्मा वाला ही सही है, इसीलिए मैंने उसको नोट में करके भी लाया था ताकि आप उसको पढ़ सको। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा कि प्रस्तावना का आधार किस प्रस्ताव पर है, यानी द प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन विच रिजोल्यूशन, यानी कि जो आपका हमारा प्रस्तावना बना वो किसके आधार पे बना है। जैसे मैं क्या एज अ सैंपल किसको यूज किया गया सर, जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, इसी के आधार पे बनाया गया। और ये कब आपका यहाँ पे आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका करेक्ट है। और याद रखिएगा ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 13 दिसंबर, कब 13 दिसंबर आपका कब 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था, इस बात को याद रखनी है। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, बोला कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गलत है। सरदार पटेल, ये भी गलत है। और जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। और आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये गलत है। तो क्या आंसर हो जाएगा सर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, सॉरी आपके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। कौन हो गया सर, हमारे प्रेसिडेंट हो जाते हैं, भारत के पहले प्रेसिडेंट। ये भी सारे पॉइंट याद रखिएगा। दूसरी चीज आपका यहाँ पे सरदार जो पटेल है, इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत बड़े व्यक्ति, इनको क्या किया गया, इन्होंने प्रारूप समिति का गठन किया था, यानी ड्राफ्टिंग, आपने ड्राफ्टिंग का जो यहाँ पे कह सकता हूँ ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, उसको किसने, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा उसके जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऐसे क्वेश्चन भी बनते रहते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था, आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। इसके अलावा 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत के कह सकता हूं भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किए गए थे। तो यही बातें आपको याद रखनी है। 11 दिसंबर को कह सकता हूं 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का कह सकता हूं जो संविधान सभा थी उसमें उनको अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे बनाया गया। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, वी द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इंडिया इज अ सोवरेन स्टेट इन द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा स्टार्ट हुआ, तो आपको पता है हम भारत के लोग, यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यहां से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल हमारा स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना कैसे पूछे जाएंगे। अब देख लीजिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि प्रस्तावना में भारत किस प्रकार का राज्य कहा गया है। ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब कि इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज विच टाइप ऑफ स्टेट इन दी यहाँ पे प्रियम्बल, यानी कि भारत का जो देश है, भारत जो देश है उसका नेचर किस टाइप का है। तो बोला क्या भारत संप्रभु देश है, यानी कि आपका सोवरेन कंट्री है, या तांत्रिक देश है यानी डेमोक्रेटिक कंट्री है, या फिर गणराज्य है यानी रिपब्लिक है, या फिर इनमें से सारे हैं। तो आपको पता है इनमें से सारे हैं, सारी इनकी क्वालिटी है। तो आपको ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया। पूछ रहा कि व्हेन वर द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या हो जाएगा, 1950, 1967, 1976 या फिर 1989। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1976, जिसको हम लोग 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े थे। दूसरी चीज इसमें और क्या हुआ था, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा
कहीं से भी आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहो, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिए जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन तो ऑलरेडी बाहर जाने वाला है नहीं, तो आपको जितना चीजें बताई जा रही आप इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो बोला कि पंथ निरपेक्ष का सही अर्थ क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, सेकुलर का मतलब मैंने ये बताया कि एक ऐसा देश, एक ऐसा मतलब कि देश या कोई ऐसा कंट्री जहां पे किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं दी जाए। यानी कि अगर वहां पे कई सारे धर्म हो, अगर उन सारे धर्मों को एक समान समझा जा रहा, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सेकुलर कंट्री, यानी कि पंथ निरपेक्ष देश। यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। और यहाँ पे धार्मिक राज्य सर ही गलत है, एक धर्म को मानने वाला राज्य, राज्य का मतलब यहाँ पे देश से होता है, ये बात आपको ध्यान देनी है। ये मत समझिएगा कि यहाँ पे देश का मतलब, राज्य का मतलब आपका राज्य से, स्टेट से है, राज्य का मतलब यहाँ पे देश से है। तो इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रिपब्लिक यानी कि गणराज्य का अर्थ क्या है, व्हाट डज रिपब्लिक मीन, यानी कि क्या होता है गणराज्य का मतलब। बोला कि राजा का शासन, वंशानुगत शासन, या फिर निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, या फिर सैन्य शासन। तो आपको दिख रहा होगा राजा का शासन तो भारत में है नहीं, क्योंकि भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। वंशानुगत शासन तो भारत के अंदर है ही नहीं, तो सर ये भी आंसर गलत हो गया। सैन्य शासन भी यहाँ पे नहीं है, जैसे मिलिट्री, आपका मिलिट्री रूल कहाँ पे होता है, जैसे आप इसको पाकिस्तान में भी देख सकते हो किस तरीके से वहां पे जो मिलिट्री है वो गवर्नमेंट को चेंज करती रहती है, किस तरीके से उसमें चेंजेस करवाती रहती है। तो ये भारत जो है, यहाँ पे जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष होता है, जो हमारा प्रधानमंत्री होता है, उसको कौन चुनती है, उसको जनता चुनती है, ना कि वो वंशानुगत होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे और देखने को मिलेंगे। क्या पूछ रहा, प्रस्तावना में क्या बोला, प्रस्तावना में न्याय किन रूपों में है। क्या यहाँ पे जो भारत के अंदर जो न्याय है, जो न्याय मिलती है, अगर आपको कोई सामाजिक प्रॉब्लम है, यानी कि आपको कोई कह सकते हैं कि कोई सोशल प्रॉब्लम है, तो क्या उसके प्रति हमें न्याय मिल सकता है, हाँ सर सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा। आर्थिक कोई प्रॉब्लम हो रही, जैसे कह सकता हूँ कि अमीर को काफी ज्यादा सुविधाएं दी गई, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, हाँ सर वहां पे भी हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, या गवर्नमेंट इसके लिए खुद ही एक्शन ले सकती है, विपक्ष वाला एक्शन ले सकता है। दूसरी चीज, राजनीतिक सुविधाएं मिलती है सर, न्याय तो हाँ होता है, क्यों, क्योंकि हम वोट भी, हम यहाँ पे वोटिंग भी करते हैं, तो सब चीजें मिलती हैं। याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। इस तीनों प्रकार के न्याय को यहाँ पे भारत में देखने को मिलेगा। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल वाला पार्ट है, इसमें शायद ये आपका लिखा हुआ मिलेगा, कहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा, हाँ यहाँ पे बोल रहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों मिलेगा। तो इसीलिए ये आपको यहाँ से मिल गया, आंसर यहीं से देखने को मिला, इस बात को आपको याद रखना है। आगे क्या है, तो आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा। हाँ तो यहीं पे हम लोग थे कि न्याय किन किन रूपों में मिलता है, तीन इसके आंसर सही थे, तो यानी कि डी वाला आंसर सही हो गया। प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, कहाँ से ये क्वेश्चन है, यहाँ से। जैसे मैंने आपको ये वाला पार्ट बताया ना, इसको ध्यान दीजिएगा, आपका यहीं से ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। जस्ट एक मिनट मैं आपको दिखा दे रहा, यहाँ पे 4 टाइप की स्वतंत्रता दिख रही होगी, ये क्या है, स्वतंत्रता की बात कर रहा। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दे रहा, कहाँ पे, जस्ट एक मिनट, हाँ यहाँ पे, हाँ कितनी स्वतंत्रता है सर, एक है विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्वास, चौथा धर्म, पांचवा उपासना, यानी कि 5 टाइप की आपकी बात की गई है। तो क्या आंसर हो जाएगा सर, आंसर नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला है, ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, पांचवा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, तीनों है। ये जो फेडरलिज्म आपको दिख रहा होगा, संघवाद जो दिख रहा, ये भारत के संविधान में शामिल नहीं है। अब संघवाद का मतलब क्या होता है, संघवाद एक ऐसा देश होता है जहां पे देश के अंदर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो होती ही नहीं है। जैसे इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। तो आपको ध्यान देना, जैसे हमारे यहाँ पे क्या पाया जाता है सर, गवर्नमेंट भी पाई जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, साथ में स्टेट गवर्नमेंट, तो हो गया ये संघवाद तो है ही नहीं, तो हो गया ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, बंधुता, फेटर्निटी का उद्देश्य क्या है,
तो याद रखिएगा इसका मतलब अगर मैं बात करूं बंधुता का मतलब क्या होता है कि भाईचारे को बनाए रखना। और भाईचारे का मतलब देश में अलग अलग प्रकार के जाति धर्म सारी चीजें हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, बंधुत्व की जब भावना होगी ना तो लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे, यानी कि समानता फैलेगी। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि समानता इक्वालिटी के लिए ऐसे काम किए जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या फिर नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, क्योंकि अगर इंडेक्स ही निकाल दोगे तो फिर है कहाँ। तो आपको ध्यान देना है ये है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको जैसे प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पे आधारित है, किसने पेश किया, कहाँ से ली गई है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बोला कि किस विवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। याद रखिएगा, और जब एक केस हुआ था केशवानंद भारती केस, तो इससे पहले भारत के अंदर जो संविधान था ना उसको क्या किया गया, संविधान का भाग नहीं माना जाता था। लेकिन उस केस के थ्रू बाद में उसके बाद में क्या हुआ कि वो भारत का संविधान वाला पार्ट माना जाने लगा। तो क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें केस था, तो आपको याद रखना है केशवानंद भारतीय वाद जो हुआ था, इसी वजह से इसको फिर क्या किया गया, संविधान का भाग बताया जाने लगा। तो आपको ध्यान देना है ये ऊपर वाले में सर अभी क्या पूछा है, क्या संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है, हाँ। कब, संशोधन के बाद। संशोधन का मतलब क्या, आप हाँ इसका आंसर कर लीजिएगा, ये आपका सही है, बस मैंने बताने के लिए वो क्वेश्चन डाला है। आगे क्या बोला, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। यस सर बिल्कुल किया जा सकता है, बस उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग चेंज नहीं करें, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, हाँ, लेकिन मूल संरचना में हम क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगे और भी क्वेश्चन है, देखिएगा। बोला प्रस्तावना कब अंगीकृत की गई, यानी कि प्रस्तावना कब अंगीकृत की गई, यानी जब हमारा संविधान अंगीकृत किया गया उसी टाइम पे ये आपकी प्रस्तावना भी अंगीकृत कर ली गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इतना डीप क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, यहाँ पे ये पूछा जाएगा संविधान कब अंगीकृत किया गया। तो अंगीकृत का मतलब सर एडॉप्ट कर लिया। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 26 नवंबर आपका 1946 वाला पार्ट है ना, याद रखिएगा। बस हमको लगता है कि यहाँ पे 1946 को हुआ क्या था कि संविधान बन के तैयार हुआ, लेकिन याद रखिएगा कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स थे, जो कई ऐसे पार्ट्स थे जो भारत ने 26 नवंबर 1946 को एडॉप्ट कर लिया था, इस बात को आपको याद रखनी है। बाकी जो बचे हुए आर्टिकल थे वो आपका 26 जनवरी के दिन अप्लाई हो गया, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिए 26 नवंबर को कुछ आर्टिकल आपके बना लिए गए थे। क्या बोला, इस समानता का संबंध किससे है, क्या प्रतिष्ठा से है, अवसर से है, या ए और बी दोनों से, या केवल कानून से। समानता का मतलब क्या हुआ कि जैसे देश के अंदर इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी केवल क्या कानून के अंदर मिलेगी सबको समानता, या फिर कोई कार्य हुआ, कोई स्टेटस हुआ, वहां पे भी तो लोगों को समानता मिलेगी, चाहे वो किसी धर्म के, अवसर भी सबको मिलेगा। तो ये क्या हुआ, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। आगे क्या है, बोला स्वतंत्रता यानी लिबर्टी में कौन सी स्वतंत्रता शामिल है। तो आपको दिखेगा विचार, या फिर अभिव्यक्ति, या फिर यहाँ पे उपासना, या आपका व्यापार। तो मैंने बताया कि यहाँ पे हमें विचार आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कुछ भी नहीं सोच सकता। मेरे कहने का मतलब ये है, विचार में तो कुछ भी आप सोच सकते हो, तो ये हमारे संविधान ने नहीं कहा है कि आपको ऐसे ही कुछ भी सोच लिया, कुछ भी कर लिया। हमें अभिव्यक्ति, अपने जो बातें हैं उसको रखने का यहाँ पे प्रावधान है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपको ध्यान देना है। प्रस्तावना किस दिन लागू हुई थी सर, आपका इसमें आंसर हो जाएगा कौन सा, 26 जनवरी 1950 लागू हो गया था ये अपना। आगे क्या है, अगला आपसे पूछ रहा, बोला कि संप्रभु शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मैंने बताया कि संप्रभु का मतलब होता है सर पूरी तरीके से यहाँ पे स्वतंत्रता, मतलब कि हम कोई दूसरा देश हमारे बीच इंटरफेयर नहीं करेगा, हम किसी भी प्रकार का आपका यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए खुद पे डिपेंड है, हम किसी पे खुद पे डिपेंड है, यानी हम खुद ले सकते हैं, दूसरे पे हम डिपेंड नहीं है, यानी कि हम इंडिपेंडेंस है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाता है।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और बचे हैं। बोला कि प्रस्तावना में यूनिटी एंड दी इंटीग्रिटी शब्द कब जोड़ा गया, यानी कि एकता और साथ में अखंडता भारत के संविधान में कब जुड़ी। तो आपको याद रखना है, जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ ना, तो उसी टाइम पे 42वें संशोधन में हुआ क्या कि यहाँ पे यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी को भारत के प्रियम्बल में जोड़ दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, प्रस्तावना को शक्ति किसके द्वारा प्राप्त है। तो आपने देखा कि प्रस्तावना में लिखा गया हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पे जो सारी शक्ति होती है किसमें है सर, याद रखिएगा भारत के लोगों के पास सारी शक्तियां यहाँ पे मौजूद है। आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा प्रस्तावना में कुल कितने आदर्श है। आपने देखा सर 4 वाक्य थे, आपने उसको वहां पे मैंने दिखाया कहाँ, जस्ट एक मिनट मैं आपको दिखा दे रहा कहाँ पे है, जस्ट एक मिनट मैं आपको दिखा दे रहा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो आपने देखा यहाँ पे 4 प्रकार के हमारी क्या थी, कह सकता हूँ कि 4 प्रकार के यहाँ पे चीजें दी गई थी, आदर्श वाक्य 4, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड द फ्रेटर्निटी। ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और आपको यहाँ पे दिखेगा क्वेश्चन, उसको भी कर लीजिए। ये हो गया आपका, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, इसको भी मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन बचा है, बोला प्रस्तावना मुख्य रूप से क्या स्पष्ट करती है। तो बोलता है कि ये सरकार की संरचना बताएगी, न्यायपालिका के बारे में बताएगी, आपका आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताएगी, या फिर संविधान के उद्देश्य और दर्शन के बारे में बताएगी। तो याद रखिएगा ये संविधान के उद्देश्य और दर्शन के बारे में बात करती है कि भारत का नेचर, भारत को क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान देना है, 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे प्रियम्बल से थे, इससे ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे सारे, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो आप इस बात को याद रखिएगा। आप यहाँ पे सिलेबस को जरूर देखिएगा क्योंकि सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इसी तरीके से आगे और भी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करते रहूंगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप चैनल पे पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही आपके सारे सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो इस चीज को याद रखना है। तो यहाँ पे पॉलिटी का सेकेंड लेक्चर कंप्लीट हुआ, ऐसे ही आपको और चीजें प्रोवाइड की जाएंगी और आपका सिलेबस खत्म कराया जाएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।